दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि, 17 तोपों की दी गई सलामी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर पहुंचकर जताई शोक संवेदनाएं। कल पृथ्वी सिंह चौहान के सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। भारत और काबुल से लगभग 110 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। भारत लाए गए नागरिकों में भारतीय और अफगान नागरिक भी शामिल। अफगानिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारे से 3 पवित्र ग्रंथ लाए गए भारत। 11 दिसंबर से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र द्वारा रोजाना 1 घंटे में भोजपुरी भाषा में प्रसारित होगा कार्यक्रम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में ट्वीट साझा करके दी जानकारी। 4 दशक बाद पूर्वांचल के 9 जनपदों के 30 लाख किसानों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी सरयू नहर परियोजना। कल प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत से भाजपा हुई मजबूत। पश्चिम के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। सबसे पहले हम उस वीर योद्धा नायक को नमन करते हैं जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है। दूरदर्शन परिवार उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चर्चा की ओर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी ने भले ही ये बातें काफी पहले कही हों, लेकिन वो आज भी जीवंत और सत्य है। व्यक्ति में पानी होना चाहिए, सत्ता के मूल चरित्र में पानी होना चाहिए, उसके साथ जो वादे किए गए हैं उस जनता को निभाने के लिए भी पानी होना चाहिए। हर खेत को जल पहुंचे, इसके लिए भी पानी होना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं सरयू नहर की राष्ट्रीय परियोजना की, जिससे 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ये योजना पहले भी पूरी हो सकती थी अगर पिछली सरकारों में इच्छा शक्ति होती। इस योजना के 12 प्रधानमंत्री और 15 मुख्यमंत्री गवाह बने हैं, लेकिन ये योजना योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी हुई। ये 5 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है और इससे निकलने वाली नहरों की लंबाई 318 किलोमीटर होगी। अगर प्रशासकीय आधार पर देखा जाए तो ये योजना बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, पर हो नहीं पाई। चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में 11 दिसंबर को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर्विभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में परियोजना टलती गई तथा लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। किसान कल्याण और उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय महत्व के लंबे समय से टलती आ रही परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के प्रधानमंत्री के नजरिए की बदौलत इस परियोजना पर आवश्यक ध्यान दिया गया। परिणाम स्वरूप 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रयास में नई नहरों के निर्माण के लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने तथा परियोजना की खामियों को दूर करने के लिए नए समाधान किए गए। साथ ही पहले जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उससे संबंधित लंबित मुकदमों को निपटाया गया। नए सिरे से ध्यान देने के कारण परियोजना लगभग 4 वर्षों में ही पूरी कर ली गई। ये परियोजना कांग्रेस से शासनकाल में 40 साल पहले इसकी लागत मात्र 78 करोड़ रुपए थी, शुरू हुई थी, लेकिन लापरवाही, पिछली सरकारों की लापरवाही, सपा बसपा सरकारों की उपेक्षा, केवल उन्होंने इसमें खाने का काम किया, घोटाले का काम किया। जब भाजपा की सरकार बनी, माननीय मोदी जी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया।
उसके बाद से इस पर तेजी से काम बढ़ा और ये आज देवी पाटन मंडल सहित 9 जिलों को बहुत बड़ा तोहफा किसानों को मिलने जा रहा है। इससे सिंचाई से किसानों की आय दोगुनी होगी। बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी सौगात इस 9 जिलों को माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देने जा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का काम भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। सरयू परियोजना के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 तारीख को ये हमारा लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार करने जा रहे हैं। सरयू परियोजना एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें हम जो एक हमारी परिकल्पना है, हम इसमें नदियों को जोड़ते हैं। इसमें हम सरयू परियोजना में हम 5 नदियों को जोड़ते हुए जो पानी हमारा नेपाल की पहाड़ों से आता था और पानी तबाही मचाता था बाढ़ के रूप में, उसमें से काफ़ी हद तक इस पानी को हमने नहरों के माध्यम से रोकते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों तक इस पानी को हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए मैं साथ को ये बता दूं आपको, इस परियोजना के लिए जो मोटी मोटी जो बातें हैं, इस परियोजना में हमने एक हमारे बहराइच जिले में एक बैराज है, पहले से जो बना था घाघरा बैराज, घाघरा नदी पर ये बैराज बना हुआ। इसके लेफ्ट बैंक से हम करीब 47 किलोमीटर के अपने मेन कैनाल बनाते हैं, जो 15,000 क्यूसेक डिस्चार्ज कैरी करेगी और 47 किलोमीटर की लहर ये हमारी सरयू नदी में मिलेगी। सरयू नदी में ये पानी को मिलाते हैं, फिर हम सरयू नदी फिर एक बैराज बनाते हैं, फिर सरयू नदी बैराज बनाते हुए एक 84 किलोमीटर का हम एक फिर मेन कैनाल बनाते हैं करीब 12,000 क्यूसेक की। ये हमारी जो सरयू नदी से राप्ती नदी तक जाती है 84 किलोमीटर की, ये राप्ती नदी। फिर हम एक बैराज बनाते हैं, उस पानी को डाइवर्ट करते हैं। इस पानी को फिर हम 125 किलोमीटर लंबाई के राप्ती मेन कैनाल बनाते हैं, जो लास्ट में सिद्धार्थनगर जनपद में हमारी एक बाणगंगा नदी है, वहाँ पे एक बैराज है, उस बैराज में मिलाते हैं इसको। फिर हम पानी को डाइवर्ट करते हैं और ये जो पूर्वांचल के हमारे महाराजगंज गोरखपुर तक ये नहर जाती है, कैंपरगंज ब्रांच बोलते हैं। इस प्रकार से इस परियोजना के अंतर्गत हम अपने इस पूर्वांचल के जो अति महत्वपूर्ण जिले हैं, 9 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस 9 जिलों में जो 14 लाख हेक्टेयर जमीन, 14.04 लाख एक्चुअली हेक्टेयर हम इसमें सिंचित सिंचाई देंगे, जिसके फलस्वरूप हम इसमें जो है हमारे फसलों का उत्पादन भी डबल होगा। भारत सरकार की नीति है, जब ये सरकारी जितनी भी हमारी नीतियां हैं सभी हम इस पर लागू करते हुए इस परियोजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6,200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान जो परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब उन्नत सिंचाई क्षमता से उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। अब वे बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से जो किसान हैं, जो खेत हैं, उन तक जल पहुंचाने का काम किया जा रहा। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, राजनीति शास्त्री हैं, प्रोफेसर संजय गुप्ता साहब लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कपीश कुमार श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, और हरीश श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और विकास श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि जब ये योजना बनी थी तो जाहिर है कि कांग्रेस के दौर में बनी थी एक योजना, अगर नहीं समय से पूरा हो पाई है तो इसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। क्या परिस्थितियां रही होंगी जो समय से नहीं पूरा हुई? देखिए, ये 1978 में शुरू हुई ये योजना, जिसको लेकर के एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि जी घाघरा से रोहिणी को भी जोड़ा जाए और राप्ती नदी को भी जोड़ा जाए, और एक बहुत बड़े भूभाग को इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है। इसके बाद 1982 में माननीय स्वर्गीय
वीर बहादुर सिंह जी का। जी। पर 89 में जैसे हमारी सरकार गई तो 4 बार भाजपा की सरकार रही, 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार रही, करीब 32। इसको विस्तार देने का काम वीर बहादुर सिंह जी के काल में हुआ। 7 दिसंबर 1982 को उन्होंने इसको काफी काम इसमें उन्होंने कराया। सरयू मुख्य नहर, राप्ती मुख्य, गोला पंप कैनाल, डुमरियागंज पंप कैनाल, अयोध्या पंप कैनाल और उतरैला पंप कैनाल मिलाकर कुल करीब 6590 किलोमीटर लंबी इस नहर प्रणाली का विस्तार का काम उन्होंने शुरू किया। जी। पर जब इस परियोजना को देखा गया कि इसको सिंचाई परियोजना है और 2012 में इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में विस्तार किया यूपीए गवर्नमेंट में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। जी। इस कार्य में भूमि क्रय करना और किसानों के रोड मैप तैयार करना, नहर के लिए खुदाई का काम करना, मशीनों का काम करना। पर जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की पैसा तो लोगों को आया, पर जो गैर कांग्रेसी सरकारें जो उत्तर प्रदेश में काबिज थी उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने पैसे की बंदरबाट करी और सारी मशीनें सड़ गईं। और जो इसके सिंचाई परियोजना, सरयू सिंचाई परियोजना जो थी, उसके दफ्तरों के हालात देख लीजिए। वेतन विसंगतियों से लेकर कर्मचारियों, बिल्कुल सहमत है विकास जी, सहमत हैं हम। सपा से भी इसका जवाब लेंगे विकास जी, लेकिन एक बात बताते चलें कि 1972 में इस योजना को शुरू किया गया था। 1982 में रीमॉडलिंग की गई थी कि 9 जनपदों तक फैलाया जाए। तो क्या योजना 10 साल तक नहीं बन पाती है? कोई इसका क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कपीस जी हैं। कपीस जी, क्या ये आरोप आप पर भी है? और आप तो मुलायम सिंह जी को किसान नेता कहा जाता है कि किसान नेता के रूप में रहे हैं, और आपके दौर में भी ये परियोजना ऐसे ही अटकी पड़ी रही। देखिए, पहली चीज बता दें कि ये कंसेप्ट जो है जब 1972 में आया और 78 से ये योजना आई, 9,800 करोड़ रुपए की योजना थी। इसमें सिर्फ योगी सरकार ने 500 करोड़ रुपए का अपना योगदान दिया और इन्होंने 20% भी कोई काम पूरा नहीं किया। ज्यादा तो हमारी सरकार के समय में काम हुआ। हमने 2015-2016 के बजट में भी दिया, 2016-2017 के भी बजट में एक अच्छी खासी रकम दिया और काम बहुत तेजी से हुआ था। क्योंकि हमें पता था जो विभीषिका 1900 हम लोगों ने 92 में गोरखपुर के अंदर देखी, वो विभीषिका कोई भूल सकता है क्या? और आज भी जिस तरीके से यहाँ पर बांधों की मरम्मत होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो आप तो उस कंसेप्ट को भले लेकर के चलें कि आज सरयू नजर एक दूसरे से 5 नदियां जोड़ दी जाएंगी, उससे जो है वाटर फ्लोइंग हो जाएगी, एक दूसरे में हम बाढ़ से कमी पा जाएंगे, 9 जिलों में हमारी खेती आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ये प्रोजेक्ट आपका तो था नहीं, ये तो सपना पहले से देखा गया और सभी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया। और मैं तो इनको यही दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ये जताना चाहता हूँ कि कम से कम अटल बिहारी जी की बात को मत भूलिए, जिन्होंने ये कहा था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है उन्हें घोल के पिया नहीं जा सकता है। और अगर कोई सरकार वर्तमान की दूसरे को इस तरीके से कहती है तो इसके मतलब है कि उस समय के जनादेश पर वो पानी फेरने का काम कर रही है। मात्र 500 करोड़ रुपए का बजट आपने दिया है इन 5 सालों में, और आप बन रहे हैं जैसे कि आपने ही वो परियोजना लेकर के आए हैं। तो ये हकीकत है, हमाम में सारी चीजें जनता को पता है कि आप कितना काम करते हैं। आप तो खाली नाम बदलने का काम करते हैं। बिल्कुल। आज देखिए ना, हमारे साथ संयोग ये है कि हमारे पास 3 पार्टियों के प्रवक्ता हैं और तीनों श्रीवास्तव हैं। तो हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो आरोप इन्होंने लगाया है, कांग्रेस ने भी लगाया है, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया है कि उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपया आपने दिया, हमने तो बहुत काम कर दिया था। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार को छोड़ करके बाकी सरकारों ने काम नहीं किया था। एक सवाल हमारा और भी साथ में है कि शिलान्यास भी आप करोगे और उद्घाटन भी आप करोगे। ये तो आप अपनी सरकार का बता रहे थे, लेकिन दूसरी सरकारों ने भी जिनका शिलान्यास किया है उनका भी उद्घाटन आप ही करोगे, ये तय हो रहा है क्या? रामेन जी, ये तो जिन सरकारों ने परियोजनाएं शुरू की और उनकी प्रबंधन क्षमता की कमी कहें, लीडरशिप की कमी कहें, या जिन कारणों से वो पूरा नहीं कर पाए, इससे उसके उद्घाटन करने से वो वंचित रह गए जी, ये तो उनके सोचने का विषय है कि आखिर परियोजना जब उन्होंने शुरू की
तो उसका वो उद्घाटन क्यों नहीं कर पाए। अभी विकास जी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किया। मैं आपसे कहता हूं कि 80 से लेकर के और 89 तक उत्तर प्रदेश में 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। इस परियोजना का, पूरी परियोजना का 49% कार्य कुल 4-4.5 साल में आदरणीय योगी जी की सरकार में पूरा अगर हो सकता है, तो क्या 10 साल में पूरी परियोजना पूरी नहीं हो सकती थी? बिल्कुल। लेकिन हम किसी के कार्य को कमतर बता पाए, कांग्रेस सरकारें इसको पूरा नहीं कर पाई। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कपिल जी कह रहे हैं कि वो सब उन्होंने ही कर दिया। तो खैर मैं उसको मान लेता हूं, क्योंकि समाजवादियों को तो नारा था कि भाई खेत किसी का, जमीन किसी का, मकान किसी का, उस पे वो काबिल अपना झंडा लगा देते थे और उनका हो जाता था। जी। तो ये तो किसी के भी काम को अपना बता देंगे। तो उसमें ये तो इनके वैशिष्ट है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल। तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। ये आप उपलब्धि मानते हो कि ये सरकार की योजना उपलब्धि है कि आपने इसको जमीन पर उतार दिया है और लोगों को पानी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे मनोयोग से इस परियोजना को पूरा करके और जनता के लिए ये लोकार्पित करने का काम किया, जिसमें ये लगभग 6,627 गांव भी लाभान्वित हो रहे हैं। अपने विकास जी ने भी बताया कि आपने भी बताया था कि 14 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित हो रही है, 29 लाख लगभग किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ा किसानों को बड़ा लाभ होगा और उनके खेतों को पानी मिल पाएगा। घाघरा, सरजू, राप्ती, बाणगंगा और एक और नदी है रोहिणी जी। इन नदियों का जो पानी जो बरसात में जल प्लावन के कारण जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती थी, उससे बैराज से नहरों से जोड़ करके जो सरप्लस पानी होगा, अब वो हरी जी हम संजय जी के पास जाएंगे। आप तीनों लोगों की बात सुन ली है और संजय जी भी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र के। संजय जी, पूर्वांचल का जब हम बात करते हैं, पूर्वांचल का जिक्र चाहे विकास जी भी सहमत होंगे, कपिल जी सहमत होंगे, हरी जी भी सहमत होंगे, पूर्वांचल का जब जिक्र होता था ये कहा जाता था एक पिछड़ा क्षेत्र है, यानी बुंदेलखंड के बाद फिर पूर्वांचल का जिक्र आता था। क्या इस तरीके की स्थितियां जो रही हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं कि योजनाएं बनी हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं होगी, समय से पूरी नहीं होगी, उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, वोट मिल जाएगा जातियों के नाम पर, क्या करना योजनाएं चला के? बिल्कुल रामेन जी, ये थोड़ा दुर्भाग्य का विषय अवश्य है। काफ़ी लंबे समय से, ऐसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक हैं और सब लोग लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं और सबके ही पार्टी मैनिफेस्टो में विकास एक प्रमुख मुद्दा है, ये हम सब लोग मान के चलते हैं। लेकिन अब बस यहाँ पर इच्छा शक्ति की बारे में बात आती है, विल पावर है ना, जिसके कहते हैं गवर्नमेंट्स विल पावर, वो कितना वास्तव में ट्रांसलेट हो पाती है, ये एक प्रमुख मुद्दा होती है। और इतने साल हो गए और हम लोग तो जब क्लास में पढ़ाते हैं तो अधिकांश ये कभी कभी नाम आता है कि भारत एक, ये उत्तर प्रदेश एक बीमारू स्टेट के रूप में इसका कई बार नाम लिया जाता है। अच्छा तो नहीं लगता था सुनने में, लेकिन अब जब भी ये परिवर्तन होना आरंभ हो जाए वो स्वागत योग्य है, जिसके द्वारा भी परिवर्तन किया जाए वो सब स्वागत योग्य है, क्योंकि अंततः बेनिफिशियरी कौन है? अंततः तो जनता है, एक आम आदमी है जिसको इसका केवल परियोजना का नहीं लाभ मिलेगा, इससे तो इतने जुड़े फायदे हैं, इतने लाभ है इसका कि इससे तो पूरी एक तरह तस्वीर ही बदल सकती है और इसलिए ये क्षेत्र बहुत समृद्ध हो सकता है। चलिए, नो डाउट कि जिसने भी काम शुरू किया, कांग्रेस ने शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने इसको, भाई कपीश जी आप जो है बार बार अटक रहे हो, मतलब अभी पार्टी को आगे जाना है, कैमरा सही कर लो आप कई बार ब्लैक हो जाते हो, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, अभी तो आप संघर्ष में हो। नहीं, एक्चुअली ये इसलिए अटक रहा कि प्रभु श्री राम की रामायण हमारे पड़ोस में चल रही है अभी आ रहा हूँ, हाँ उसकी आवाज आ रही होगी। चलिए रामायण की आवाज आने दीजिए, आजकल तो राम और रामायण का दौर है, इसीलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। हूँ। आजकल तो आपके भी नेता मतलब रामायण सुन रहे हैं जी।
नहीं चलिए हमारे पड़ोस में चल रही है, हम तो सुनते हैं क्या, हम तो करते ही नाम ही कपीश है, हमारे ही नाम से तो हनुमान चालीसा शुरू होती है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। और हम तीनों ही बैठे हैं वैश्विक न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी के, भगवान श्री राम सबकी रक्षा करे। विकास जी दूसरा सवाल आपसे यह है कि पूर्वांचल के विकास की बड़ी बातें हुई, किसानों से के संदर्भ में बात हुई, प्रियंका जी भी जाकर बात कर रही हैं, राहुल जी भी बात करते हैं, सोनिया जी भी बात करती हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन पर उन्होंने फोकस किया। जब आपकी सरकार रही यूपीए की तो पूर्वांचल पर फोकस किया। ये योजनाएं राजनीतिक लिहाज से क्या पूरी की जाती हैं क्या, कि जब वोट मिलेगा तो हम कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं? देखिए, पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही। अब इसको दुर्भाग्य पूर्वांचल का माना जाए, या आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से धर्म जाति के चश्मे से विकास की योजनाओं को लेकर लोग चले। उत्तर प्रदेश में कृषि और खास तौर से पूर्वांचल में कृषि नंबर 1 पर है, और कृषि के बाद जो सबसे दूसरा दर्जा मिलता है जो औद्योगिक विकास में सहयोग करता है वो है हथकरघा बुनकर का क्षेत्र। और बुनकरों को धर्म जाति के चश्मे से गैर कांग्रेसी सरकारों ने हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिससे एक होनहार वर्ग जो भारत की और उत्तर प्रदेश की खास तौर से अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हाथ निभा रहा था, कृषि आधारित की तमाम सारे व्यवसाय में ये लोग शामिल थे, उनको पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं में अनदेखी की गई, और उनको जो सरकार का अधिक धर्म होता है, सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरीके से झूठा निकला, और इस समुदाय को, इस वर्ग के तरीके से देखा गया, और भारत की अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक विकास को बंद कर दिया। और बचा कुचा जो था, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके और जीएसटी लागू करके पूरी तरह इसको खत्म कर दिया। फिर सबसे बड़ा था कि आप 32 साल बाद आपने एक खाद का कारखाना खोला, वो इंदिरा जी और कांग्रेस के दौर में लगा हुआ, और आपको याद होगा, आप अपनी फाइल उठा के देखिए, करीब आधा दर्जन खाद के कारखाने अटल सरकार से लेकर के जब जब बीजेपी आई उसने बंद करती चली। कृषि के लायक जमीन की उर्वरा शक्ति को कमजोर किया गया, सारी चीनी मिलें बेच दी गई, धान का कटोरा, और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन का काम पूर्वांचल में था। वो विकास जी, हम अभी योजना पर बहुत लोगों को योजना पर ही कंसंट्रेट कृषि आधारित आगे बढ़ रहे हैं, और बुनकर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसको जब आप खत्म कर देंगे तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? आज चलो ये जवाब ले रहे हैं फीता काटने का, बिल्कुल फीता विकास जी, ये जवाब ले रहे हैं, जमीन खरीदना, कपीस जी से शुरू करेंगे, क्योंकि ये आरोप केवल आपका भाजपा पर नहीं, कपीस जी आप पर भी। कपीस जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो कुछ विकास योजनाएं शुरू की थी पूर्वांचल से, उसको आप भी आगे नहीं बढ़ा पाए, आप केवल कोरे कागजों पर सीमित रहे, वादों तक सीमित रहे, ये आरोप कांग्रेस का है आप पर। नहीं, देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस ही 55 वर्ष 60 वर्ष तक लगातार मुसलसल उन्होंने जीत हासिल की और जनता ने उनको उस लायक चुना था, तो उन्होंने काम किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई सरकार अगर डिलीवर करती तो उसके पुरुषार्थ को हम पानी नहीं फेरेंगे, लेकिन इतने तो हम जरूर कहेंगे ना कि आखिर आप इतना काम कर रहे थे तो 32 साल से आप उत्तर प्रदेश में आपकी बिजली क्यों गुल हो गई? तो एक ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बात को लेकर के मुसलसल किन्हीं पार्टियों की सरकार चलती रही हो। तो कांग्रेस के हमारे मित्र को और हमारे कांग्रेस के अन्य नेताओं को, हमारे देश की कांग्रेस है और चिंतन करना चाहिए उन्हें। हम तो चाहते हैं कि देखिए, समाजवादी लोग इसी समाज में विश्वास करते हैं कि जितने राजनीतिक दल होंगे, जितनी विचारधारा होगी, सब एक दूसरे को सुने और आत्मसात करें, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो हम तो कांग्रेस को बधाई दे दें, लेकिन आप अगर आगे की जो सरकारें चली, पूर्वांचल का क्या विकास नहीं हुआ, क्या पूर्वांचल के लोग जो है वो प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी, तो ये बात नहीं है। डेवलपमेंट तो पूर्वांचल का भी खूब सारा हुआ है, उस बनिस्बत तो बुंदेलखंड का नहीं हो पाया। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी की सरकार में बुंदेलखंड को भी अपलिफ्टमेंट करने का काम किया गया था। 1400 करोड़ रुपए हम लोग ने स्पेशल पैकेज देने का काम किया, 100 बाड़ियां बनाने का काम किया, 118 बांधे बनाने का काम किया, और पूर्वांचल के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं कि पूर्वांचल के लिए काम नहीं किया, हमारी तो सरकार ही विकास के लिए जानी जाती है, तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सरकार हम एहसान नहीं करती है, कोई भी सरकार एहसान नहीं करती है, क्योंकि सभी अपने जेब से नहीं करते,
सब टैक्सेशन के पैसे से करते हैं। लेकिन इस बात की हकीकत को हमारे हरीश भैया को स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम इस बात को क्या स्वीकार करेंगे तो ये जाने 80% काम हमने पूरा करके आपको दिया था, तो 80% का तो फ्लोटिंग तो अपने आप शुरू हो गया था। आपने अपने समय में केवल 20% काम किया है 5 सालों में। तो आप ये बताइए 20% के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये कौन सा फीता काट रहे हैं कि नदी का पानी आपने रोक रखा था, जो कल हमारे प्रधानमंत्री जी फीता काटेंगे तो बहने लगेगा। यही बात जनता को समझा दीजिए। बिल्कुल अपनी बात रखते रहिए, कपीश जी विकास जी दोनों लोग रखते रहिए। हरीश जी के पास जाते हैं। हरीश जी, क्या लगता है कि ये जो इच्छा शक्ति की बात शुरुआत हमने की थी, ये इच्छा शक्ति न ही विकास जी के राजनीतिक दल ने दिखाई और न ही कपीश जी के राजनीतिक दल ने दिखाई। नहीं, योजना उस समय भी पूरी हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि पूरी नहीं हो सकती। भले ही योजनाओं के फंड की बात कर रहा हूँ। 80% नहीं होती तो क्या ये 20% कर लेते थे? कपीश जी, मैं आपसे उत्तर लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी हो सकती थी जब फंड आपने दिया था। अगर ये नैतिक इच्छा शक्ति दबाव डाल के करते योजना पूरी हो सकती थी। हरीश जी, ये नैतिक इच्छा शक्ति आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि योगी में ही है कि इनकी योजनाएं जो शुरू की है कांग्रेस ने भी, उसका भी फीता आप ही काट रहे हो, अपनी के तो काट रहे हो। नहीं, देखिए अब बेसिक अंतर क्या है रामेन जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो नेतृत्व है वो देश के लिए और प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए काम करता है। कांग्रेस का नेतृत्व अपनी जो कांग्रेस की जो रॉयल फैमिली है उसकी तरफ देखता रहता है। समाजवादी पार्टी का जो पार्टी है वो एक परिवार के तरफ देखती रहती है। बेसिक देखिए, लोकतंत्र में ये आरोप ना लगाएं, डायनेस्टी नहीं चल रही है। जहां जनता चुनती है, जनता के वोटों को आप क्या कहना चाहते हैं हरीश भैया? आप यही कहना चाहते हैं कि आप जो जनादेश 4 बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला या कांग्रेस को मिलता रहा केंद्र के अंदर, तो आप उन सब पर पानी फेरेंगे? कपीश जी, सुन तो लीजिए, टिकट आप ही देते हो सर। संविधान में विश्वास कपीश जी, टिकट आप ही देते हो। दिखा करके कपीश जी, वसुंधरा राजे का क्या परिवार राज नहीं है? सुन तो लीजिए, राजनाथ सिंह का परिवार राज आपको नहीं दिखता? सुनना तो सीखो कपीश जी। तमाम नेता हैं जिनके कपीश जी, परिवार के सुनना सीखो। टिकट आप ही देते हो, ऊंचे पदों पर हैं, पूरे परिवार को आप ही टिकट देते हो। हरीश जी अपना जवाब दीजिए। लोकतंत्र के अंदर हरीश जी अपना जवाब दीजिए। मैं अभी डिबेट पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। हरीश जी जवाब दीजिए। उनका परिवार कपीश जी पार्टी के बारे में निर्णय नहीं करता। आपका परिवार पूरी पार्टी का निर्णय करता है। लोकतंत्र से और वर्तमान के लोकतंत्र से क्या मतलब है? हम अपना अध्यक्ष चुने, जिसको चाहे चुन लें। आप कहेंगे क्या कि ये डायनेस्टी है? ये तो गलत बात है, ये तानाशाही है। पूरे देश का निर्णय करता है तब वो परिवारवाद है। एक परिवार, ये तो तानाशाही है सर। सर कपीश जी सुन लीजिए, उत्तर ले लूंगा आपसे। कपीश जी सुन लीजिए। अरे कपीश जी सुन लीजिए। नहीं, विकास जी भी उंगली उठा रहे हैं। सरकार चुन देती है, वो हो जाता है। कपीश जी सुन लीजिए, आपके परिवार के मुखिया हैं, इनकी बात सुन लीजिए, अभी आपको उत्तर ले लेंगे। करने के लिए जो उन्होंने काम किया उसी का नतीजा है। ये परियोजनाएं जो इतने लंबे समय से लंबित थी वो आज पूरी हो सकी और वो आज जनता के उपयोग के लिए लोकार्पित होने जा रही हैं। कपीश जी, अंतर इतना है, आप तो केवल अपने परिवार के 35-36 लोगों। अरे तो आप ये मानिए ना कि 80% हमने करके दिया था, तो 80% क्या आप पानी रोके हुए थे? भाई, वो 80% पानी आप रोके हुए थे? कौन सी चीज से रोके थे? सुन लीजिए, आपका उत्तर ले लूंगा मैं, आपका उत्तर ले लूंगा। विकास जी का भी उत्तर साथ में ले लूंगा। आपने जोड़ा तो कल प्रधानमंत्री चिंता काटेंगे तब पानी बहेगा। हमको सिर्फ इतना ही समझाइए। संजय जी आपके पास आते हैं कि ये देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों का है कि कौन अपने खाते में क्या लेता है। लेकिन कपीश जी और विकास जी दोनों लोगों को बता दें कि जो लास्ट समापन करता है, उद्घाटन करता है, ये मैक्सिमम उसी के खाते में चली जाती हैं चीजें, भले ही आपके नागवार गुजर रही हो। क्या हुआ है, अगर ये योजनाएं आपके समय में पूरी होती तो ये श्रेय आपको ज्यादा जाता, भले ही आपने फंड एलोकेट किया हो, उस पर काम किया हो। संजय जी, जो ये राजनीतिक बातें चल रही हैं जी, ये जो राजनीतिक दलों को झेलना पड़ेगा आने वाले चुनाव है नजदीक समय में, निश्चित रूप से रामेन जी इसका परिणाम तो राजनीतिक दलों को सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80% गाँव वाले तो पहले ही अपना खेती सींच रहे थे। वो हमसे क्यों नाराज होंगे? वो इनसे नाराज होंगे कि 20% काम करके और 100% को लूट रहे हैं। आपको
अपनी वो बात तो इनसे नाराज होंगे ना। और देखिए, दो सबसे बड़े मेरे अभिमत में दो सबसे बड़ी चीजें होती हैं जो एक राजनीतिक दल को प्रूव करना होता है। एक तो नंबर 1 होता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जिससे हर एक व्यक्ति का सरोकार है। और दूसरा जो है जो विकास के काम होते हैं। विकास के काम से तात्पर्य ये नहीं कि केवल हम गोल्डन स्कीम्स बना लें और उसको बस जो भी हम कर लें, लेकिन बात यह है कि जनता के आंखों में वो कितना विश्वसनीय होता है। चुनाव में इसी विश्वसनीयता की परख होती है और इस बात को हर एक राजनीतिक दल को आज समझना होगा। प्रतिस्पर्धा केवल इसी बात की है। भले ही हम लोग कहें कि बहुत सारे अन्य फैक्टर्स हैं कि उसमें जाति भी आती है, समुदाय भी आ जाता है, लेकिन ये तो एक सामान्य एक भाषा हो गई। लेकिन जब हम कहते हैं इस तरह की कि जहां राजनीति होती है वहां पर भी उस समुदाय के लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में जिस आधार पर वोट मांगा जा रहा है या जनता या जो राजनीतिक दल अपनी बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो बात उन्होंने पूरा करके दिखाया कि नहीं। और विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है, इसी चीज की परख होती है। कल प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस ने शुरू किया होगा, समाजवादी पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूर्णता की ओर ले गए और प्रदान किया। आज जो जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे, सारे लोग राजनीतिक दलों ने, सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ काम किया है। विकास जी और कपीश जी, एक शब्द कहना चाहूंगा, एक लाइन बिल्कुल आप कह दीजिए, जल्दी में है। देखिए 14 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई का लक्ष्य था और उससे बड़ी बात ये थी कि जो बाढ़ है उस समस्या का स्थायी और समाधान निकालना था। बिल्कुल। और विकास जी हम क्षमा चाहते हैं, आपका पूरा उत्तर लेना चाहते थे लेकिन समय हमारे पास कम है। विकास जी और कपीश जी दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। हरीश जी अगली चर्चा के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप लोगों ने सार्थक बहस की, इसके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा में वापस आते हैं। आज हमारा समाज बहुत व्यस्त हो चुका है। माँ और पिता के पास बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। इस वजह से बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वे कई बार गलत राह पकड़ लेते हैं। मादक पदार्थों का सेवन भी उनमें से एक है। पिछले कई दशकों में मादक पदार्थों का प्रयोग युवाओं के बीच लगातार बढ़ रहा है। इस व्यसन ने आज की युवा पीढ़ी की कमर तोड़ दी है। ज्यादातर युवक मादक पदार्थों का सेवन शौक तथा फैशन के लिए शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें कब इसकी आदत लग जाती है पता भी नहीं चलता। उनका शरीर और दिमाग उस मादक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि उनका सेवन नहीं करें तो शरीर में दर्द, बेचैनी और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इन मादक द्रव्यों के प्रयोग का बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार आदत लग जाए तो बिना मादक पदार्थों के सेवन के जी नहीं सकते और उनका सेवन मौत की तरफ धकेलता जाता है। आज की युवा पीढ़ी को कई कारणों से इन मादक पदार्थों की लत लगती है। कई युवा तनाव के समय में इनका सेवन शुरू करते हैं तो कुछ दोस्तों की देखा देखी शुरू करते हैं, कुछ लोग दवाई के रूप में तो कुछ लोग। फिर आपका स्वागत है हमारी नई चर्चा में। हर दल अपनी रणनीति होती है, हर दल की अपनी रणनीति होती है, उसी के अनुसार हर राजनीतिक दल काम करता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये दल अपने संगठन पर ही निर्भर रहता है। मूल संगठन के साथ साथ सहयोगी संगठन भी इसको ताकत देते हैं। जब चुनाव आता है तो पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष संपर्क में रहता है। ऐसी रणनीति और व्यवस्था इस दल ने तैयार कर रखी है।
एक एक बूथ की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक के पास होती है, क्योंकि इनका संगठन बूथ लेवल तक काम करता है। 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब 14 जिलों के 2500 बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। बूथ जीतो सीट जीतो के नारे के साथ ये चुनावी संदेश कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। कैसे दल संगठन पर आधारित होकर काम करता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं और हरीश जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। हम इसकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। भाजपा हमेशा से संगठन आधारित राजनीतिक दल रहा है। उसकी जीत विपरीत परिस्थितियों में भी इसलिए होती है क्योंकि बूथ स्तर तक उनका कार्यकर्ता हमेशा कार्य किया करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन को नए सिरे से धार देने में जुट गई है। प्रदेश भर में दिग्गज नेता बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज कर पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। भाजपा की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में 71 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में भाजपा के पास 51 विधायक हैं। लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में सपा रालोद के गठबंधन की वजह से चुनावी लड़ाई कड़ी हो गई है। भाजपा मोदी योगी फैक्टर और अपने संगठन के दम पर एक बार फिर सत्तासीन होने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27,500 सक्रिय बूथों में से करीब 25,000 बूथों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम बनाया है। भाजपा का माननीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश को हमने 6 भागों में 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। प्रत्येक क्षेत्र में, ये पश्चिम क्षेत्र का है, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा। कहीं अमित शाह जी रहेंगे, माननीय अमित शाह जी, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ऐसे करके हमें 6 के 6 क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष को एक ऊर्जा देने का काम पार्टी नेतृत्व कर रहा है। अन्य दलों में और भाजपा में केवल यही अंतर है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर खड़ी पार्टी है, जबकि अन्य दल संगठन से अधिक माहौल और राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करते हैं। बूथ का ये संवाद एक तरफा नहीं है। दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक के पास इनके मोबाइल नंबर हैं और ये सीधे भी इनके संपर्क में रहते हैं। चुनाव का वक्त है, जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख रही है, क्योंकि सत्ता के शिखर पर जाने के लिए कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कल अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, संगठन से कैसे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है, इसी पर हमारी चर्चा है। 1951 में भारतीय जनसंघ में ही लगभग भाजपा की उत्पत्ति हो गई थी। 1977 से 80 तक की जनता पार्टी के रूप में काम करती रही और 1980 से ये जनता पार्टी के रूप में भाजपा के रूप में काम कर रही। तो ये जो दौर था 51 से लेकर के 80 तक, अटल बिहारी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1980 में इसका प्रतिनिधित्व किया और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ आकर खड़ी हुई। संजय जी, क्या संगठन के भरोसे, जिसकी बात हम लोग करते हैं कि संगठन बेस्ड पार्टी है, दूसरों से अलग है, संगठन आधारित पार्टी है, क्या यही जीत का मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल रामेन जी, मेरे मंतव्य में तो संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और इसीलिए कहा गया संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो शीर्ष स्तर पर नेतृत्व काम करता है, जिन योजनाओं को बनाया जाता है शीर्ष पर, उसको क्रियान्वित करने का काम तो संगठन का ही है। क्योंकि सरकार एक तरफ एक उसका पहलू सरकार होती है और दूसरा संगठन होता है। तो संगठन के माध्यम से किसी राजनीतिक दल का जुड़ाव शीर्ष से लेकर एकदम जमीनी स्तर तक होता है और इससे, इस संगठन से ये जानकारी मिलती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अर्थात
वो स्कीम कितना नीचे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। देखिए जो एक नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उसकी तो कोई एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है अदर देन बस कि वो उसको गवर्नमेंट के सामने अपनी एक तरह से दिखाना है कि उसको हाँ काम पूरा हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये जनता की निगाहों में, उसकी दृष्टि में कितनी स्तर तक पहुंची, उसका जनता का क्या रिस्पांस है, जनता संतुष्ट है अथवा असंतुष्ट है, ये काम तो संगठन के द्वारा ही पता चलता है। और यदि संगठन की पहुंच एकदम ग्राउंड लेवल तक है, एकदम जमीनी स्तर पर है, तब तो समझ लीजिए वो संगठन ही उसको प्राण शक्ति की तरह से वो कार्य करता है उस राजनीतिक दल के लिए। हरी जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हो अपने बूथ के वर्कर को, जिसके आखिरी नींव की ईंट है, जिस पर पूरी इमारत टिकी हुई है? रामेन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा यशस्वी नेतृत्व है उसका मानना है और कि बूथ का ही कार्यकर्ता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है जी, क्योंकि बूथ पे जो भी मतदाता हैं उनको बूथ तक लाना, उनसे वोट कास्ट कराना और लोगों को प्रेरित करके पार्टी के पक्ष में जो पार्टी की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनसे निरंतर उनसे संवाद करते रहना, उनको उसकी जानकारी देते रहना, ये बूथ के ही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ का कार्यकर्ता सबसे अहम होता है और यही कारण है कि बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री हैं, वो आज बूथ के कार्यकर्ता से शुरू करके और उन्होंने वहां तक की यात्रा की। इसीलिए इसी तरह जितने भी यशस्वी नेतृत्व के वो भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, माननीय आडवाणी जी हों, माननीय मोदी जी हों, माननीय राजनाथ जी हों, सभी लोगों ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को शुरू किया और एक लंबी यात्रा उन्होंने पार्टी में और शिखर तक की। ये संभावनाएं अभी भी बूथ के कार्यकर्ताओं के सामने हैं, क्यों ये हमेशा रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो संरचना है वो अपने विचार परिवार के जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको समृद्ध करने के लिए और अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम करता है। और वह जो सामान्य कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से जिले बूथ से मंडल, मंडल से जिला, जिला से क्षेत्र, क्षेत्र से प्रदेश और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए संभावना है बूथ का वर्कर क्यों महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। ये बात हरी जी ने अभी बताई कि बूथ का वर्कर ही राष्ट्रीय लेवल तक जाता है। 1992 में राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा की जो पहुंच है वो तो बढ़ी, लेकिन 2004 और 2009 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जीती भाजपा विकास के और राष्ट्रवाद के अलग एजेंडे पर आगे बढ़ी है। लोगों को कैसे योजनाओं का लाभ दिया जाए, कैसे उन तक पहुंच बने और किस तरीके से भारत की जो संरचना है, जो बॉर्डर है, उनको मजबूत किया जाए, तमाम मुद्दों पर अलग तरीके से बढ़ी। जो संजय जी हमारा सवाल दूसरा है, ये तो हमने केवल संबोधन के लिए कहा कि जो तकनीक और नेटवर्क का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, ये उसकी ताकत है आज के समय में। बूथ का जो पन्ना प्रमुख है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास दूसरे दिन टेबल पर होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रामेन जी। जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आज तो ये चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है जी। एक समय वो था कि जब एक कार्यकर्ता को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, सब लोगों को संपर्क करना पड़ता था, उसके पास कोई भी इस तरह के आधुनिक यंत्र नहीं थे। लेकिन आज के समय में ये काम हो रहा है। देखिए जब आपने बूथ लेवल वर्कर कहा, ये काम आज भी हो रहा है जो ट्रेडिशनली होता रहा है, लेकिन साथ में अब उसके पास क्या, देखिए समय तो लिमिटेड है, 24 घंटे में उसके पास निश्चित टाइम हो सकता है काम करने का। जितना उसका टारगेट अधूरा रह जाता है वो साइमल्टेनियसली वो उसके अपने टेक्निक के सहारे वो करता है। और मैं आपको बताऊं रामेन जी, अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं, अभी से ही जो बूथ लेवल वर्कर है ये अभी से घरों में संपर्क करने लगे। ये बड़ा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। हर मोहल्ले में जाकर उनके पास एक वोटर लिस्ट होती है, आप जानते ही हैं। और जैसे
अमित शाह जी ने ये पूरी फार्मूला ही दिया था, बूथ लेवल फार्मूला, बूथ मैनेजमेंट फार्मूला, उसमें तो उन्होंने एक त्रिशक्ति का एक वो सिद्धांत दिया था, यानी प्रत्येक बूथ पर एक अध्यक्ष होगा, एक इंचार्ज होगा और एक एजेंट होगा, और इसी को उन्होंने त्रिशक्ति नाम दिया। और इनके 3 लोगों के जो उनका होंगे, इनके नेतृत्व में ये बूथ वर्कर्स कार्य करेंगे। इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि बताइए आज आपने जो टारगेट लिया था, आप कहां तक गए, कितना आपके पास रिस्पांस आया। अब इसी बात की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक जाती है। इससे पता चलता है कितना प्रभाव है, कितना इसका परिणाम क्या होगा। आप जानते हो कि 300 सीट भारतीय जनता पार्टी इसी संगठन के सहारे उत्तर प्रदेश में जीत के आई है, और आगे के भी सपने इसी संगठन के सहारे सजोए हुए हैं। जाहिर है कि अगर ये बूथ वर्कर और वर्कर इतना मजबूत है, महत्वपूर्ण है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर चल रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरीश जी, कल आपके बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनको संबोधित कर रहे हैं। ये जो संबोधन है बूथ स्तर के वर्कर को, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद है, जो उनका प्रबोधन है और जो वो संदेश देते हैं, वो एक एक कार्यकर्ताओं के लिए मंत्र की तरह होता है। और उस संदेश को लेकर के जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचता है, और वो एक कार्यकर्ताओं के अंदर स्फूर्ति और उत्साह भरने का काम हमारा नेतृत्व करता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बूथ के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको जहां उनका संबोधन, उनका प्रबोधन उनके अंदर एक स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं जो उनका संदेश है वह जन सामान्य तक पहुंचाने की लिए उनके अंदर एक प्रेरणा भी देने का काम करेंगे। जन जन तक उस संदेश को लेकर के गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। और यही कारण है कि जब चुनाव होता है तो जो सर्वाधिक जो आज जनता जनार्दन का सपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो पार्टी के नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से जो कार्यकर्ता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बाकी लोग जो काम करते हैं, उसके नाते जनता के साथ सीधा संवाद और उनकी अपेक्षाओं को समर्पित पार्टी और नेतृत्व, इसके आधार पर पार्टी काम करती है, नेतृत्व काम करता है। और राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए, राष्ट्र के गौरव महिमा को बढ़ाने के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए पार्टी काम करती है। और यही कारण है कि आज देश की जनता जनार्दन का जो समर्थन है। संजय जी, 2022 में चुनाव है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में केवल संगठन नहीं है, अनुषांगिक संगठन भी काम करते हैं। जी जी। दूसरे राजनीतिक दल केवल अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं, क्योंकि लगभग समाजवादी पार्टी के पास भी एक बड़ा नेटवर्क था जो टूट गया है, और बसपा कैडर बेस पार्टी थी, उसका भी टूट गया है। तो जब इतनी बड़े संगठन के साथ, अनुषांगिक संगठनों के साथ बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी, बाद में लोग ईवीएम को दोष देते हैं। क्या 2022 में भी संभावना दिखती है आपको ईवीएम को लेकर? जी नहीं रामेन जी, मुझे तो बिल्कुल इसकी संभावना नहीं दिखती है। और ये एक बड़ा हास्यास्पद विषय भी कभी हो जाता है कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब ईवीएम बिल्कुल ठीक रहती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है, और दुर्भाग्यवश जब वो हारते हैं तो सारी ईवीएम की प्रॉब्लम दिखने लगती है। नहीं, हमारा ये कहना था कि जब इतने बड़े नेटवर्क के साथ भारतीय जनता पार्टी उतर रही, संगठन, अनुषांगिक संगठन, तो वो उस तैयारी में नहीं है बाकी दल, तो बाद में क्या ईवीएम पर आएगा? नहीं, अब ये तो भाई अब हार की खींच कहीं ना कहीं निकलेगी। लेकिन आपने जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, अनुषांगिक संगठन का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जैसे हर एक दल का आज के समय में तो ठीक है, अब चूंकि प्रतिस्पर्धा का जमाना है, हर एक दल को दिखाना उसके पास बौद्धिक प्रकोष्ठ भी है, उसके पास सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी, उसके पास खेलकूद प्रकोष्ठ भी है, इसलिए। लेकिन जो प्रकोष्ठ है या अनुषांगिक संगठन है, जितने एक्टिव होंगे, जितने एनर्जेटिक होंगे, आप समझ लीजिए उतनी जनता तक रीच होगी। और केवल अगर नाम मात्र के लिए है कि हमने हमारा केवल औपचारिकता निभा रहे, तो उसका परिणाम कुछ और होगा। हरीश जी, जब किसी दल के पक्ष में कोई बयार नहीं बह रही होती है, स्थिरता होती, जनता को लगता है कि ठीक है वोट देंगे, देखेंगे, उन परिस्थितियों में, आपने लंबा समय राजनीति में गुजारा है, संगठन में रहे हो, उन परिस्थितियों में संगठन कितना महत्वपूर्ण मानते हो आप? देखिए,
किसी भी विचार का संवाहक जो है वो कार्यकर्ता होता है, उसके नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि ये किसी विचार के संवाहक होते हैं और उसी विचार को लेके वो संगठन बना होता है। संगठन एक नियोजित वो प्रबंधकीय तंत्र है और उसकी जो प्रबंधकीय क्षमता और उसकी कुशलता है कि वो जो उस विचार को कितने व्यापक रूप से उसको लोगों तक पहुंचा सकता है और लोगों को अपने पक्ष में, उस विचार के पक्ष में खड़ा कर सकता है। इस दृष्टि से संगठन एक बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी विचार को आगे तक ले जाने के लिए जो संगठन जो तंत्र है वो संगठन ही है और उसकी जितनी भी कार्यकुशलता होगी, कार्यदक्षता और क्षमता होगी, उतने तीव्रता के साथ, उतने प्रभावी ढंग से वो विचार आगे जाए। बिल्कुल, हम लोगों को यही लगता है कि जो संगठन बेस्ड पार्टी है अच्छा चुनाव लड़ेगी। हालांकि तमाम दल लोकसभा विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए लगे हैं। कुछ संगठन के आधार पर हैं, कुछ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हैं, कुछ नेतृत्व के आधार पर हैं, कुछ अपने राजनीतिक लोगों के आधार पर हैं। लेकिन हाँ, आज हमने इस चर्चा इसलिए की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कल संवाद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने स्तूप को खड़ा करती है कि नीचे के कार्यकर्ता को और ऊपर तक नेतृत्व को किस तरह लिंक करती है, ये एक महत्वपूर्ण विधा है। दूसरे दल भी कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं, जो भी राजनीतिक दल चला रहे हैं वो कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हरीश जी और संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।